मुंबई के बाद दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली में नारेटको के कॉन्क्लेव का समापन समारोह आज है। कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। हाउसिंग को लेकर के योजनाओं की जानकारी उनकी ओर से दी गई है। उनकी ओर से कहा गया है कि कम जमीन पर ज्यादा मकान बनाने की योजना सरकार सामने रखेगी। आने वाले समय में 6 से 7 करोड़ मकान की जरूरत है। 5 यूनिवर्सिटी टाउन बनाने पर भी विचार चल रहा है। देश में झुग्गी झोपड़ी एक बड़ी चुनौती है। इंडस्ट्रियल हाउसिंग को लेकर भी विचार किया जा रहा है। तो ये तमाम प्लान्स जो हैं वो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की ओर से सामने रखे गए हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि झुग्गी झोपड़ियां देश के लिए एक बड़ी चुनौती है और लगातार कम जमीन पर ज्यादा से ज्यादा मकान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही है। तमाम योजनाओं की जानकारी भी उनकी ओर से दी गई है और इन योजनाओं की जानकारी देते हुए उनकी ओर से कहा गया है कि कम जमीन पर ज्यादा मकान बनाने की योजनाएं लाई जाएंगी। आने वाले समय में 6 से 7 करोड़ मकान की जरूरत पड़ेगी। 5 यूनिवर्सिटी टाउन बनाने पर भी विचार चल रहा है। देश में झुग्गी झोपड़ी एक बड़ी चुनौती है। इंडस्ट्रियल हाउसिंग को लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। तो दिल्ली में नारेटको के कॉन्क्लेव का समापन हुआ है। कॉन्क्लेव में शामिल हुए हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। मनोहर लाल की ओर से हाउसिंग को लेकर के योजनाओं की जानकारी भी दी गई। उनकी ओर से कहा गया है कि कम जमीन पर ज्यादा मकान बनाने की योजनाएं लाई जाएंगी। आने वाले समय में 6 से 7 करोड़ मकान की जरूरत पड़ने वाली है। इसको ही देखते हुए लगातार तमाम प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं। पहले भी एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें मैं आया था और मैंने अपने मन के विचार, जो मुझे विभाग की ओर से जानकारियां थी, वो सब खुले रूप से आपके सामने मैंने रखी थी। लेकिन आज रेरा और अन्य विषयों को लेकर के नारेटको का ये जो दूसरा सम्मेलन में आया हूँ, तो मैंने आते ही कहा कि जो विषय मैंने पहले रखे हैं लगभग वही विषय दोबारा भी आ जाएंगे। इसलिए आप तो जो नए आपके विचार यहाँ इतने बड़े कल पूरा दिन ग्रुप्स में डिस्कशन किया है, वो अगर सामने आते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ मुझे भी होगा और आप सबको भी होगा। जहाँ तक इतने बड़े प्रबुद्ध नागरिक इस विषय से जुड़े हैं, मैं मानता हूँ कि इस विषय में आपका अनुभव मेरे से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि आप प्रत्यक्ष फील्ड में हैं। कठिनाइयाँ क्या हैं, अपेक्षाएं क्या हैं, सुझाव क्या हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आपके अनुभवों का लाभ लेने के लिए आज का अवसर, इससे बढ़िया मुझे अवसर और नहीं मिलेगा। मेरी आज की ट्यूशन की एक क्लास, मैं मानता हूँ कि मेरी एक क्लास है। 2014 में जब हरियाणा की सत्ता संभालने का मुझे जो अवसर मिला, मुख्यमंत्री में बना, उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास मैं गया। लगभग 1 महीना हुआ था। मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे मुख्यमंत्री इस नाते से जो योजना बनाई है, मैं उस काम को कर रहा हूं और अच्छे से करूंगा, लेकिन इसमें मेरा कोई अनुभव तो है नहीं, मेरी कोई अपेक्षा भी नहीं थी। क्या सोच के बनाया मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई ऐसा रास्ता तो बनाइए ताकि मुझे कोई कठिनाई आए तो सरकार कैसे चलती है ये मुझे पता लग जाए। उन्होंने कहा, देखिए, आप तो विधायक बनकर के मुख्यमंत्री बने हैं और मैं जब मुख्यमंत्री गुजरात का बना था, मैं उस समय विधायक भी नहीं था। एक ही संकल्प, जो करना है लोक हित में करना है, जनहित में करना है, प्रदेश के हित में करना है, अपने आप सरकार चलानी आ जाएगी। यानी ये तो बड़ी सैद्धांतिक बात है, इसमें से कुछ रास्ता बताइए ना, मार्गदर्शन करिए। कहले, देखिए, 4 अवसर ऐसे हैं, उनका ठीक से आप ध्यान अध्ययन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा सरकार कैसे चलती है। पहला अवसर आता है जो अधिकारी हैं सरकार में, बहुत से अधिकारी
हमारे अभी भी बैठे हैं, रहे हैं, आप में से भी कोई रहे होंगे, ये अधिकारी अपने आप बता देंगे सरकार कैसे चलती है। मुझे पता नहीं होता था पीएससीएम कौन होता है। पीएससीएम आए, कह जी आपको पहले दिन ये करना है, दूसरे दिन ये करना है, तो ये बता देंगे सरकार कैसे चलती है। इसके बाद जब आप जनता में जाएंगे तो जनता अपने आप बता देगी सरकार कैसे चलती है। उनके बहुत अनुभव हैं, वो अपनी फाइलों को भी ट्रैक करते हैं कि मेरी फाइल इस टेबल पर पहुंच गई, इस टेबल पर पहुंच गई, ये पता लग जाता है कौन क्या कर रहा है। फिर जब आप विधानसभा के सत्र चलाने में वहां बैठेंगे तो ये विपक्ष के लोग ये बता देंगे कि सरकार कैसे चलती है, वो सब समझा देंगे।